नेहरू शिक्षा महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे एक बड़े ही महत्वपूर्ण प्रकरण का, जिसे हम शिक्षण के नाम से जानते हैं। तो आइए हम सब लोग आज शिक्षण के बारे में अध्ययन करते हैं। शिक्षण, जिसको हम टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतर कहते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो समस्त शिक्षा प्रक्रिया का आधार शिक्षण है। प्राचीन काल से लेकर अब तक किसी न किसी रूप में शिक्षण की प्रक्रिया जारी है और निरंतर आगे की तरफ बढ़ रही है। तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक परिपक्व व्यक्तित्व के द्वारा एक अपरिपक्व व्यक्तित्व को कुछ सूचना या ज्ञान या तथ्य या कौशल का हस्तांतरण किया जाता है, जिससे जो अपरिपक्व व्यक्तित्व है वो ज्ञान, सूचना, कौशल इत्यादि का ग्रहण करके अपने परिवेश के साथ, अपने कह लीजिए वातावरण के साथ बेहतर ढंग से समायोजन प्राप्त कर सके। तो शिक्षण को हम एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देख सकते हैं जो एक परिपक्व व्यक्ति के द्वारा अपरिपक्व व्यक्ति को दी जाती है। और शिक्षण दिए जाने का उद्देश्य क्या है? सामान्य अर्थों में हम कह सकते हैं शिक्षण के अंतर्गत कोई ना कोई ज्ञान, कोई ना कोई सूचना, कोई ना कोई निर्देशन, कोई ना कोई परामर्श, कोई ना कोई सहायता अपरिपक्व व्यक्ति को दी जाती है परिपक्व व्यक्ति के द्वारा। अगर हम इसको अपने शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत या शिक्षा की प्रक्रिया के अंतर्गत देखना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया दो ध्रुवों के बीच में संचालित होती है। एक तरफ तो जिसको अभी मैं कह रहा था कि परिपक्व व्यक्तित्व होता है और एक तरफ अपरिपक्व व्यक्तित्व होता है। अब इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जो परिपक्व व्यक्तित्व है ये शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और जो अपरिपक्व व्यक्तित्व है इसे हम छात्र के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो शिक्षक या छात्र के बीच में या परिपक्व और अपरिपक्व व्यक्ति के बीच में संचालित होती है। व्यापक अर्थों में अगर हम शिक्षण प्रक्रिया को देखें तो शिक्षण प्रक्रिया केवल विद्यालय तक सीमित नहीं है, वरन शिक्षण प्रक्रिया पूरे समाज में, परिवेश में, वातावरण में संचालित होती रहती है। और व्यापक अर्थ में जब हम शिक्षण शब्द का प्रयोग करते हैं तो शिक्षक के रूप में हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे परिवार के सदस्य, मित्र इत्यादि भी हो सकते हैं जिनसे हम किसी न किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं या कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और इस अर्थ में देखें तो शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत किसी ना किसी रूप में संचालित होती रहती है। और अगर हम संकुचित अर्थ में देखें तो शिक्षण की प्रक्रिया विद्यालय में संचालित होने वाली प्रक्रिया है और जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत के द्वारा संचालित होती है। तो अभी तक जो हम दो ध्रुव इसमें देख रहे थे और इन दोनों ध्रुवों के बीच में अंतःक्रिया होती है शिक्षण की प्रक्रिया के फलस्वरूप। शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थी को कुछ ज्ञान या सूचना या कौशल हस्तांतरित किया जाता है और उस ज्ञान और सूचना को ग्रहण करने के पश्चात छात्र के द्वारा पुनः शिक्षक को यह बताया जाता है, जिसको हम कहते हैं पृष्ठपोषण या फीडबैक के द्वारा, कि हाँ आपने जो कुछ हमें बताया था या जो आपके बताने का उद्देश्य था उसको हमने उसी स्वरूप में उस सूचना को, ज्ञान को, कौशल को ग्रहण कर लिया है और भली भांति समझ लिया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया संपादित होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसको मैंने कहा कि शिक्षक
या शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक के द्वारा कोई ना कोई ज्ञान, कोई ना कोई सूचना, कोई ना कोई कौशल का हस्तांतरण किया जाता है, तो वो ज्ञान या सूचना या कौशल पाठ्यक्रम के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? पाठ्यक्रम के रूप में होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में 3 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो शिक्षक जो कि सिखाता है, दूसरा छात्र या जिसको हम शिक्षार्थी भी कह सकते हैं जो सीखता है, और इन दोनों के बीच में पाठ्यक्रम या विषय वस्तु जिसके बारे में सिखाया जाना है या जिसको बताया जाना है या जिसको आत्मसात कराया जाना है विद्यार्थी को। अब शिक्षण का उद्देश्य क्या है? शिक्षण क्यों दिया जा रहा है और शिक्षण क्यों ग्रहण किया जा रहा है? वास्तव में शिक्षण दिया भी इसलिए जा रहा है और ग्रहण भी इसलिए किया जा रहा है कि इसका एकमात्र उद्देश्य है। क्या है वो उद्देश्य? अधिगम। अधिगम अर्थात सीखना। अब सीखने की जो प्रक्रिया है या जो अधिगम है, इसी को अधिक सार्थक, अधिक स्पष्ट, अधिक सुबोध, अधिक सरल, अधिक सारगर्भित बनाने के लिए शिक्षण प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। शिक्षाविदों के द्वारा शिक्षण के बारे में कहा गया है कि शिक्षण एक ऐसी व्यवस्था है या ऐसा प्रारूप है जिसका आयोजन अधिगम प्रक्रिया को अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए किया जाता है। अर्थात शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम प्रक्रिया को अधिक सशक्त, अधिक सार्थक, अधिक सारगर्भित बनाया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शिक्षण जितना ही सारगर्भित होगा, जितना ही अच्छा होगा, जितना ही अधिगम को उत्पन्न कराने वाला होगा, शिक्षण की जो विशेषता है वो विशेषता उसी में निहित होती है कि शिक्षण कितना सार्थक है, कितना लाभदायक है, कितना अधिगम प्रक्रिया को अधिक सुसंपन्न करने वाला है। तो शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत एक तरह पे हम कह सकते हैं कि 3 चरण अनिवार्य रूप से होते हैं। एक शिक्षक जिसको हम परिपक्व व्यक्तित्व मानते हैं, इनके पास कोई ना कोई ज्ञान है, कोई ना कोई सूचना है, कोई ना कोई कौशल है। उस ज्ञान या सूचना या कौशल या समझ या सूझ या जो अंतर्दृष्टि है उसको ये ट्रांसफर करना चाहते हैं विद्यार्थी को या छात्र को। तो जो ज्ञान, सूचना, समझ, कौशल, सूझ ये ट्रांसफर करना चाहते हैं उसी को हम कहते हैं पाठ्यक्रम। और पाठ्यक्रम के द्वारा दोनों के बीच में अंतःक्रिया चलती रहती है। और ध्यान दीजिए, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण शब्द आता है संप्रेषण या अंतःक्रिया। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में अंतःक्रिया जितनी सशक्त होगी या कह लीजिए संप्रेषण जितना अच्छा होगा, उतना ही शिक्षण कह लीजिए अपने उद्देश्य में सफल होगा। उदाहरण के लिए जिस संप्रेषण प्रक्रिया का संचालन किया जा रहा है और संचालन किस कार्य के लिए किया जा रहा है? शिक्षार्थी या अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए। तो जिस माध्यम का, चाहे वो भाषा हो, और भाषा के अंतर्गत शाब्दिक, अशाब्दिक 2 तरह के शाब्दिक रूप में प्रयोग किया जा रहा हो या संकेत के रूप में प्रयोग किया जा रहा हो, चाहे लिखित रूप में, चाहे मौखिक रूप में। कभी कभी तो कहा जाता है कि शिक्षण सदैव शाब्दिक ही नहीं होता, अशाब्दिक भी होता है। जैसे बहुत कुछ विद्यार्थियों को संकेतों के माध्यम से या कभी कभी तो विभिन्न भाव भंगिमाओं के माध्यम से भी शिक्षण प्रदान किया जाता है। उसमें आगे चल करके हम सब लोग जब शिक्षण की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे तब देखेंगे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका आयोजन या नियोजन शिक्षार्थी या विद्यार्थी के व्यक्तित्व में अधिगम प्रक्रिया के द्वारा अधिकाधिक परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। शिक्षण जो है उसके में जो शिक्षक है ये परिपक्व व्यक्तित्व का सूचक है और शिक्षार्थी जो है अपरिपक्व व्यक्ति का सूचक है। शिक्षक के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया का संचालन शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, अधिगम
को प्राप्त करने या प्रदान करने के लिए शिक्षण प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो ध्यान देने वाली ये बात है कि शिक्षण जो है, सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण जो है या अच्छा शिक्षण जो है वो सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्य पूर्णता, शिक्षण जो है उसका उद्देश्य पूर्ण होना या उद्देश्य पूर्णता होना बहुत आवश्यक है। यदि शिक्षण प्रदान किए जाने का कोई उद्देश्य नहीं है तो शिक्षण प्रक्रिया का आयोजन ही क्यों किया जा रहा है। तो शिक्षण में उद्देश्य पूर्णता होती है। और दूसरी विशेषता शिक्षण की हम कह सकते हैं कि अच्छा शिक्षण या गुणवत्तापूर्ण शिक्षण जो होता है वो प्रजातांत्रिक होता है। क्या होता है? प्रजातांत्रिक होता है। प्रजातांत्रिक का तात्पर्य है कि वर्तमान समय में ये माना जाता है कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को वही तरीका अपनाना चाहिए जिसमें कि विद्यार्थी के व्यक्तित्व को स्वीकृति प्रदान करते हुए एक लोकतंत्रात्मक वातावरण के अंतर्गत उसे सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं अच्छा शिक्षण जो होता है वो प्रजातांत्रिक वातावरण में संचालित होता है। और फिर शिक्षण के अंतर्गत हम कह सकते हैं शिक्षण एक प्रकार की सहायता है। शिक्षण एक प्रकार की सहायता है या शिक्षण एक प्रकार की सूचना है जिसके द्वारा विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास करना प्रमुख उद्देश्य होता है। तो शिक्षण को यहाँ पर हम सहायता और सूचना के रूप में भी देख सकते हैं। और फिर अगला हम कह सकते हैं शिक्षण या अच्छा शिक्षण जो होता है वो उसके अंतर्गत निर्देशन या निर्देश की भावना आवश्यक रूप से होती है। कहा जा सकता है कि शिक्षण जो है उसमें निर्देश प्रदान करना, इंगित करना या इशारा करना शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। और फिर आगे हम कह सकते हैं शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो निदानात्मक और उपचारात्मक होती है। निदानात्मक, उपचारात्मक, अर्थात सबसे पहले जो अच्छा शिक्षण होता है उसमें विद्यार्थी की कमजोरियों को पता लगाया जाता है। कौन सी कमजोरियां? जिनके बारे में विद्यार्थी नहीं जानता है, पहले उन कमजोरियों को जाना जाता है या उनको पहचाना जाता है और उसके पश्चात उन कमजोरियों को दूर करने का अच्छे शिक्षण में उपाय भी किया जाता है। तो शिक्षण की एक अन्य विशेषता निदानात्मक और उपचारात्मक होती है। फिर आगे हम कह सकते हैं कि जो अच्छा शिक्षण होता है वो सदैव प्रोत्साहन परक होता है या प्रोत्साहन पूर्ण होता है। शिक्षण प्रक्रिया की एक अन्य विशेषता है कि शिक्षण सदैव प्रोत्साहन पूर्ण होना चाहिए। प्रोत्साहन किसको? विद्यार्थी को। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक के द्वारा ऐसी अनुक्रियाओं का या ऐसे कह लीजिए अनुक्रियाओं का उपयोग करना चाहिए जिनसे विद्यार्थी को अधिक से अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हो सके। और अगर उसे प्रोत्साहन प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से शिक्षण का जो उद्देश्य है वो अपने अभीष्ट में सफल हो जाएगा। फिर हम कह सकते हैं कि अच्छा शिक्षण जो होता है वो विद्यार्थियों के लिए उत्साहपूर्ण होता है। उत्साहपूर्ण या पुनर्बलन आधारित होता है। पुनर्बलन आधारित का मतलब है कि अच्छा शिक्षण जो होता है उसके अंतर्गत विद्यार्थियों को पुनर्बलन प्रदान करने की अवस्था का या प्रक्रिया का पालन किया जाता है। क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत कहा जा सकता है कि जितना अधिक पुनर्बलन की प्रक्रिया का सदुपयोग किया जाएगा शिक्षण अपने उद्देश्य में उतना ही सफल होगा और शिक्षण की प्रक्रिया उतनी ही सार्थक होगी। फिर आगे हम कह सकते हैं कि जो अच्छा शिक्षण होता है उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं मूल्यांकन भी निहित रहता है। मूल्यांकन का उपयोग जो है शिक्षण प्रक्रिया में किया जाता है और इस हेतु किया जाता है कि जिसके द्वारा विद्यार्थी कितना सीख रहा है ये पृष्ठ पोषण या फीडबैक शिक्षक को प्राप्त होता रहता है और जिसके द्वारा वो अपने शिक्षण में सुधार करते रहते हैं। तो शिक्षण कार्य में किसी न किसी रूप में अनिवार्य रूप से
मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो समाहित होती है, जिसके द्वारा सिखाए जा रहे ज्ञान को किस स्तर तक विद्यार्थी के द्वारा सीखा जा रहा है, इस बात का पता सिखाने वाले को या शिक्षक को चलता है और उसके द्वारा वो आने वाले समय में अपने शिक्षण में क्या करते हैं, सुधार लाते हैं या परिवर्तन लाते हैं। और इसके आगे हम कह सकते हैं कि जो अच्छा शिक्षण होता है वो उसके अंतर्गत विज्ञान और कला दोनों विषयों का समावेश होता है, अर्थात एक अच्छा शिक्षण विज्ञान परक भी होता है और कला का भी उपयोग किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि अच्छा शिक्षण वही है जो वैज्ञानिक नियमों या विधियों और प्रविधियों पर आधारित हो। शिक्षा तकनीक के द्वारा या शैक्षिक तकनीकी के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में बहुत सारे परिवर्तन लाए गए हैं, तो हम कह सकते हैं तकनीक का प्रयोग करके शिक्षण को और अधिक प्रभावोत्पादक बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ हम ये भी मानते हैं या ये भी जानते हैं कि शिक्षण आज भी किसी न किसी रूप में कला आधारित है, चाहे जितना तकनीक का उपयोग कर लिया जाए, लेकिन अच्छे शिक्षण में जो जुड़ाव है, लगाव है, ये कला के रूप में, क्योंकि कहा जा सकता है, जैसे उदाहरण के रूप में देखें महात्मा गांधी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने कहीं से प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया था, लेकिन इनके द्वारा दी गई शिक्षा का लोगों के ऊपर व्यापक प्रभाव पड़ा और आज भी किसी न किसी रूप में पड़ता रहता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षण जो है वो विज्ञान भी है और कला भी है। आज के समय में तो कहा जा सकता है कि तकनीक या विज्ञान की प्रविधियों का प्रयोग करके अच्छे शिक्षण की कुशलताओं को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन किसी न किसी रूप में हमको ये भी स्वीकार करना पड़ता है कि शिक्षण एक कला है और ये कला जिन व्यक्तियों को आती है उनके द्वारा शिक्षण कार्य में अधिक सफलता अर्जित की जाती है या शिक्षण कार्य में अधिक प्रभावपूर्णता उत्पन्न कर दी जाती है। फिर इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं 10वें क्रमांक पर आकर के कि अच्छा शिक्षण जो होता है वो मित्रतापूर्ण वातावरण में मित्रतापूर्ण होता है। मित्रतापूर्ण से तात्पर्य है कि आज के समय में तो ये माना जाने लगा है कि शिक्षक और छात्र दोनों एक ही दौड़ के साथी हैं और इन दोनों के बीच में जितने अधिक मित्रतापूर्ण संबंध होंगे या एक साथी की तरह, मित्र की तरह दोनों के बीच में आत्मीय संबंध होंगे तो शिक्षक की प्रभावपूर्णता उतनी ही बढ़ जाएगी। वो समय व्यतीत हो गया जब शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक को एक अधिनायक के रूप में या एक शासक के रूप में या स्वतंत्र चर के रूप में देखा जाता था। आज के समय माना जाने लगा है कि जो विद्यार्थी है उसके साथ उसके एक मित्र की तरह व्यवहार होना चाहिए। हम उदाहरण ले सकते हैं, गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को दिया तो दोनों एक दूसरे के बीच में सखा या मित्रवत संबंध थे। तो कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिया गया उसकी सार्थकता बढ़ गई। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षण प्रक्रिया में जब दोनों के बीच में आत्मीय संबंध होते हैं, स्नेहपूर्ण संबंध होते हैं और मित्रवत संबंध होते हैं तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया ज्यादा सरल हो जाती है, ज्यादा सुबोध हो जाती है, ज्यादा सारगर्भित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका आयोजन विद्यार्थी या अधिगमकर्ता के विकास के लिए किया जाता है और शिक्षण प्रक्रिया में जो परिपक्व व्यक्तित्व होता है जिसे हम शिक्षक के रूप में जानते हैं, ध्यान देने वाली बात है कि परिपक्व व्यक्तित्व शिक्षक भी हो सकता है और व्यापक अर्थ में कोई मित्र या कोई हमारे माता पिता, अभिभावक अन्य हो सकते हैं जिनका उद्देश्य होता है अधिक से अधिक अधिगम प्राप्त करना या सिखाना। तो शिक्षण एक सीखने और सिखाने वाली प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास करते हुए उसे अधिक से अधिक अधिगम प्रदान करना है। आगे हम शिक्षण की अन्य प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते रहेंगे।